एक तू है, तेरी कहानी है। एक तू है, तेरी कहानी है। और क्या चीज जिंदगानी है, और क्या चीज जिंदगानी है। एक तू है, तेरी कहानी है। एक तू है, तेरी कहानी है। फिर मेरा हाल पूछता क्यों है, फिर मेरा हाल पूछता क्यों है, फिर मेरा हाल पूछता क्यों है। बात अपनी ही जब सुनानी है, बात अपनी ही जब सुनानी है। और क्या चीज जिंदगानी है। एक तू है, तेरी कहानी है। कहानी क्यों भला कीजिए गुरूर इस पे, क्यों भला कीजिए गुरूर इस पे, क्यों भला कीजिए गुरूर इस पे। दौलते हुस्न आनी जानी है, दौलते हुस्न आनी जानी है। और क्या चीज जिंदगानी है। एक तू है, तेरी कहानी है। कहानी। ये गजल की लाइनें जो आपने सुनी, निस्संदेह आपके दिल में उतर गई होगी और हमारे ख्याल में उपज गया एक संस्कृत का श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, ते साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर बोझ होता है जो साहित्य संगीत और कला से हीन होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो दुर्लभ होता है जिनमें यह तीनों समन्वय आपको देखने को मिले, साहित्य, संगीत और कला का पक्ष। और एक ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं बातें मुलाकातें में। जी हाँ, आप हैं डॉक्टर हरिओम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी। इनकी ख्याति प्रशासनिक सेवा में उतनी नहीं है जितनी की कला के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है और संगीत के क्षेत्र में है। आकाशवाणी के ए ग्रेड के कलाकार हैं, जाने माने साहित्यकार भी हैं और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे मंचों पर
आपने लाखों लोगों के दिलों पर राज करने का जो संकल्प लिया वो आज भी बना हुआ है। मिलते हैं डॉक्टर हरिओम जी से और स्वागत करते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से कि आज आपने बहुमूल्य समय में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और हमारे साथ आए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति का निर्माण होता है उसके बचपन से ही, और वो व्यक्तित्व का निर्माण जो बचपन से होता है वो घर परिवार ये सब कुछ उसमें समाहित होता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई कि इतना खूबसूरत व्यक्तित्व आपका लोगों ने मिल के गढ़ा? अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ लखनऊ आकाशवाणी केंद्र पर मुझे बुलाने के लिए, जो लाखों श्रोता हमें सुन रहे हैं उनसे मुझे रूबरू कराने के लिए। आपका जो सवाल है इसका एक सीधा सा जवाब तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर न जाने कितने अक्स, कितने निशानात, कितने असरात आते हैं अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के, समाज के, दोस्तों के, शिक्षकों के, पाठशालाओं के, जो आप सीखते हैं ज़िंदगी के, जो अपने लेसन्स होते हैं, पाठ होते हैं वहाँ से। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा प्रेरित करती है, एक ख़ास दिशा में लेके जाती है? तो मैं अमेठी ज़िले का एक गांव है कटारी, वहाँ पैदा हुआ। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने आसपास के सरकारी स्कूलों से, प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल और जो राजकीय इंटर कॉलेज थे वहाँ से की। गुरुओं का आशीर्वाद ये रहा मेरे ऊपर हमेशा। वो ये कहते थे कि तुम में कुछ खास बात है, तुम्हारी जो बुद्धि है, मेधा है वो निर्मल है, तुमको चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, तो तुम इस गांव के इलाके से आगे निकलोगे और आगे चल के हम लोगों का, समाज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। तो वो एक जो रोशनी बड़े बुजुर्गों की मेरे जहन में पैदा हुई या उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया, तो वो लेके मैं आगे बढ़ता रहा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होते हुए JNU दिल्ली तक का सफ़र मैंने पढ़ाई लिखाई के दौरान जो है वो पूरा किया। निस्संदेह घर की शिक्षा दीक्षा, फिर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और ये जो परिवेश होता है एक व्यक्तित्व को गढ़ता है। आपकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए मुझे फिर एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जैसा कि आपने बातचीत में कहा कि गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, आसपास के बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहा, सभी हमें उत्साहित करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे हम आपको मानते हैं कि आप एक प्रेरक व्यक्तित्व के तौर पे अपने घर, समाज, परिवार के बीच में रहे, और इसको देख के आम धारणा आज के युवा भी बना सकते हैं कि वो भी ऊंचाइयों तक पहुंचने का अगर यत्न करें तो पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए किसके बाद की शिक्षा दीक्षा जब हुई तो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो प्रेरणा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पिता से मुझे मिली, क्योंकि वो गांव में ही रहते थे तो उन्होंने सुन रखा था, वो कुछ हालात पारिवारिक उनके ऐसे थे कि वो अपनी शिक्षा आगे नहीं बढ़ा पाए। स्नातक में यहाँ लखनऊ में आए वो, लेकिन फिर लौटना पड़ा उन्हें परिवार की देखभाल के लिए। तो वो हमेशा कहते थे कि देखो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया और हालात ऐसे थे और गांव में रह गया, लेकिन तुम ज़रूर पढ़ लिख के आगे निकलना, और IAS PCS जो है वो कुछ होता है उसकी तुम तैयारी करना और तुम जो है वो कोशिश करना कि तुम IAS बनो। तो ये उनके शब्द होते थे हमेशा, जबकि बहुत विशेष उनको कोई जानकारी नहीं थी। हमारे गुरुओं को भी ये था कि भाई तुम कलेक्टर बनना, क्योंकि वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उनकी नज़र में। तो वो कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्या तैयारी होती है, इसके बारे में कोई खास जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन चाहते ऐसा वो थे। सिविल सेवा में आपने चयन होने के बाद प्रशिक्षण लिया होगा, और जब आप कलेक्टर बने होंगे तब आपके कैसे सपने आपको कुरेद रहे होंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग तो यही था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, तो जब बस स्टैंड कचहरी की तरफ से एक बस हमको उतारती थी और मैं पैदल अपने हॉस्टल AN झा हॉस्टल की तरफ जाता था, तो रास्ते में जिलाधिकारी का बंगला आता था, देखा है मैंने। तो जब उधर से गुजरता था मैं, तो जिलाधिकारी के बंगले के सामने थोड़ी देर रुकता था और कहता था कि भाई ये जो भी जिलाधिकारी का नाम होता था उस पर लिखा रहता था। तो मैं सोचता था कि क्या मेरा नाम भी कभी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो वो एक छात्र जीवन में जो आपका सपना होता है वो आपको खींचता है। तो पैदल ही जाते थे, कभी रिक्शे से नहीं तो ज्यादातर पैदल, पैसे बचाने के लिए भी। नहीं, वहाँ रिक्शा आमतौर पे बहुत महंगा होता है। महंगा उस समय नहीं भी था, लेकिन लेकिन जेब बहुत हल्की होती थी हम लोगों की। कहानी ये थी कि जिंदगी ने हमको वो दिन दिखाया कि जब उसी बंगले में मैं रहा इलाहाबाद का कलेक्टर बनने के बाद, और उस बंगले के बाहर मेरा नाम लिखा हुआ था, तो मैं उस बंगले के गेट पे खड़े होकर कई बार मैं ये महसूस करता था कि एक बच्चा जो है जो यहाँ पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, वो इधर से गुजर रहा है, और एक कलेक्टर जो उसी बंगले में रहता है वो गेट के पास खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि दोनों एक ही हैं। कहते हैं होनहार वीरवान के हो चिकने पात। भाई घर परिवार वालों ने देखा,
उन्होंने आशीर्वाद दिया, आपने सबसे आशीर्वाद लिया, आप आगे बढ़े, सपने ऊंचे थे, आपने मंजिल तय कर ली सहज भाव में, क्योंकि दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति थी। अब बात करते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा भी होता है जो अनायास होता है, और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये विधाता ने गढ़ के रखा था। आपकी जीवन संगनी कहाँ मिली? ये तो जेएनयू में जब पढ़ने गया इलाहाबाद के बाद, तो हिंदी से मैं वहाँ पे एमए करने गया और फिर एमए एमफिल मैंने किया। तो वहाँ वो हमारी सहपाठिनी थी, उसी क्लास में थी, लेकिन इत्तेफाक से 2 साल तक कोई ख़ास उनसे दोस्ती नहीं हुई। एमए करते समय तक कुछ खास रबजब नहीं रही, लेकिन एमफिल में जब मेरा दाखिला हुआ तो उनसे दोस्ती हुई और बाद में वो मेरी जीवन संगनी हुई। आप अपनी जीवन संगनी को खुश कैसे रखते हैं? कविता, शायरी, म्यूजिक, यही जरिया है। अब पता चला कि उन्हें खुश करने के लिए आप कवि बन गए। बहुत बढ़िया। चलिए उनके लिए 2 लाइनें। अब मेरी सबसे मशहूर जो 2 लाइनें हैं, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। क्या बात है। डॉक्टर हरिओम जी की आवाज में ही सुनते हैं ये पूरी गजल। जी बिल्कुल। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। मैं खुद ही राह हूँ, हमराह खुद ही, मैं खुद ही राह हूँ, हमराह खुद ही, मैं खुद मंजिल में बंजारा हुआ हूँ, मैं खुद बंजारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। यहाँ हूँ मैं, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, यहाँ हूँ मैं, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं आवारा हुआ हूँ, मैं तुझ में आवारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ।
दोस्त तू भी मुरादें मांग ले, दोस्त तू भी। मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ, मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ। सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। एक इच्छा संकल्प शक्ति जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तत्व होते हैं जो बीच बीच में प्रभावित करते हैं। वो कौन से ऐसे तत्व थे जिसने आपके अंदर की संगीत की एक प्रतिभा को निखार दिया, एक साहित्यकार को उपजा दिया? साहित्यकार तो खैर आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि रही, आपने जेएनयू से हिंदी में पढ़ाई की, लेकिन एक संगीतकार कैसे उभर के बाहर आया? ये मेरे लिए भी बहुत हैरत की बात है। मुझे लगता नहीं कि बहुत तैयारी करके कोई साहित्यकार या कलाकार या संगीतकार बनता है। मुझे लगता है कि ईश्वर की एक इच्छा होती है, उसके अंदर एक कहीं ना कहीं कोई डिज़ाइन होती है कि आपके अंदर सुर ताल की समझ उसने पैदा की। कोई परिवेश मेरा सांगीतिक नहीं था, मेरे परिवार में कोई ऐसा गाने वाला नहीं था। मेरे पिताजी जरूर कहते थे कि भाई उन्होंने अपने पिता से जो है वो बहाने बना के हारमोनियम खरीदवाई वो हारमोनियम उनके पास थी, वो हारमोनियम बजाते थे, लेकिन गायकी का कोई बहुत एक्सपोजर नहीं था गांव में। जो लोक संगीत होता है वो मेरे कानों में आता रहता था, लेकिन उनकी हारमोनियम देख के मुझे ये मन करता था कि मैं हारमोनियम बजाना सीखूं। तो आप ये सोचिए कि 11वीं 12वीं क्लास में जो हारमोनियम ने मुझे आकर्षित किया, तो फिर हारमोनियम ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं हॉस्टल में एक हारमोनियम अपने कमरे में रखता था और स्ट्रेस बस्टर के तौर पे वही हारमोनियम सबसे ज्यादा मेरी संगिनी थी। तो मैं हमेशा जब भी पढ़ाई लिखाई से बोर हो जाता था तो वो हारमोनियम उठा के मैं कुछ कुछ सीखता था, और इतना कुछ हो गया था 2-3 सालों में कि जो हॉस्टल के दूसरे कमरों के बच्चे थे मेरे दोस्त से आके थोड़ी देर जब पढ़ाई लिखाई से वो भी जब बोर हो जाते थे तो कहते थे कि मुझे कुछ सुनाओ बजा के। तो मैं कोशिश करता था। तो वो हारमोनियम फिर मेरे साथ हमेशा ही रही। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एसडीएम बनने के बाद, जब इस सर्विस में आने के बाद मुझे सैलरी मिली, तो मैंने जो सबसे अच्छी हारमोनियम उस समय हो सकती थी वो अपनी तनख्वाह से मैंने खरीदी। बहुत खुशी उससे मुझे मिली, और वो हारमोनियम जो मैंने उस समय खरीदी थी आज भी है। हालांकि मेरे पास 2-3 हारमोनियम और भी है। जी, तो सबसे पहला आपके जहन में फिल्मी गीत जब आपने शुरू में हॉस्टल में गाया था, कौन सा था वो? जो हॉस्टल में सबसे पहले जो मैं गाने गाता था वो तो मैं मुकेश के गाने गाता था। मुझे बार बार याद आता है कि वो कौन सी? वो गाना था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बातें मुलाकातें में हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिओम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने साहित्य, संगीत और कला विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। लेकिन जीवन की राह को बड़ी कठिन चुनौतियों के साथ भी आपने जिया है। कई बार ऐसे गलत निर्णय जो आपके ऊपर थोपे गए, या कुछ ऐसा करना पड़ा जो जीवन में कभी कभी आपको रोमांचित भी करता है या दुखी भी करता रहा। कुछ ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं के हो जाने के बाद कुछ ऐसे भी क्षण आए जब आपने महसूस किया कि हमसे गलती हो गई? कई बार पब्लिक अफेयर्स हैं या पब्लिक इश्यूज हैं, उनको डील करने के लिए जिस परिपक्वता की आवश्यकता होती है वो तो समय के साथ ही साथ आती है, उम्र के साथ आती है, कई बार हालातों को देखने के बाद आती है। तो हम लोगों की जो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ये कदम कदम पे आपको ऐसे मौकों से रूबरू कराती है जब आपको असमंजस होता है कि ये निर्णय लें या वो निर्णय लें। लेकिन कोशिश हमेशा हमारी यही रही। अब तक का जो मेरा फील्ड का भी एक बहुत समृद्ध अनुभव रहा है, 11 जिलों में तकरीबन मैं कलेक्टर रहा, तो उसमें यही रहा कि जो जनहित के निर्णय हैं, जिसमें यह है कि आम आदमी के पक्ष में जो निर्णय है, जो उसको न्याय पहुंचाने वाले हैं, जो अमनो अमान शांति कायम करने वाले निर्णय हैं, उस तरह के निर्णय लिए जाएं। और हो सकता है कि वो निर्णय उतने प्रीतिकर नहीं रहे या मेरे लिए उतने सुखद नहीं रहे, लेकिन वो उससे लोगों को बड़ा अच्छा लगा और ये लगा कि हाँ भाई, न्यायप्रिय निर्णय यही होता है। और भले हर चीज़ की एक कीमत होती है। कई बार तो नॉन इश्यूज पे मैं कन्फ्रंट कर लेता था लोगों से और ट्रांसफर हो जाता था मेरा। तो वो समय के साथ साथ मैंने सीखा। लेकिन गंभीर मुद्दों पर जहाँ पे सैद्धांतिकता का सवाल था, न्याय का सवाल था, अमन शांति का सवाल था, वहाँ पे एक निर्णय लिया गया।
नहीं, कुछ ऐसे निर्णय जो आपको बाद में लगे कि मैंने गलत लिए? नहीं, ऐसे बाद में ये लगता था मुझे कई बार कि हाँ, उसे और शांति से और सूझबूझ के साथ और परिपक्वता के साथ उसे लिया जा सकता था। यही लगा। गलत निर्णय हुआ या नहीं ऐसा मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, ये जरूर लगा कि उसको और बेहतर तरीके से लिया जा सकता था। सारे दिन भाग दौड़, सरकारी आदेशों को तामील करना, तमाम लोगों की निगरानी रखना, जनहित के मुद्दों को लेकर चलना, लोगों में लोकप्रिय रहना और हर पल चैतन्य अवस्था में बने रहना। लेकिन जब शाम होती है, रात गहराती है, तो एक कवि हृदय कहीं न कहीं अंदर से अपने व्यथित मन से कुछ न कुछ तो गाता होगा। हाँ, बहुत चीजें चलती। ऐसी वो गजल बताए अपनी, ताकि हम भी गुनगुना सकें और अपने लिए तनाव के मुक्ति के साधन हम भी ढूंढ सके। जो संगीत है आपके पास, वो कौन सी गजल की लाइन है? तन्हाइयों में तो मेरी एक अपनी गजल ही है कि तन्हा तन्हा तेरी बातें, लम्हा लम्हा कटती रातें। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की गाई हुई ये गजल। तन्हा तन्हा तेरी बातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें। लफ्ज़ों के घर से ले आए, 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 हम खामोशी की सौगातें, हम खामोशी की सौगातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें। गम के झिलमिल दीप जलाती,
लम्हा लम्हा कटती रातें, लम्हा लम्हा कटती रातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें, तन्हा तन्हा तेरी बातें। जीवन में हम जब सब कुछ करते हैं और असाध्य को साध्य करने की कोशिश करते हैं, मन भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, ऊर्जाहीन भी हो जाते हैं। ऐसे समय में एक लोकप्रिय अधिकारी की प्रेरणा स्रोत, उनको स्ट्रेंथ देने वाले परिवार के कौन कौन से लोग हैं? स्ट्रेंथ तो हमारे पिता, वो अभी भी हमारे साथ हैं और मजबूती के साथ साथ हैं। उनका हौसला मेरे पास रहता है, उनकी जो शख्सियत की मजबूती है वो मेरे साथ रहती है। और स्वाभाविक है, हमारी बेटियां, 2 बेटियां हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैंने जो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था तो देश की सर्वोच्च सेवा में आईएएस में चयनित हुआ, टॉपर्स में से था, इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश काडर भी मिल गया। तो उस फ्रंट पे मैं बेहद कामयाब था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संगीत के ज़रिए या अपने साहित्य के ज़रिए, अपनी पोइट्री और शायरी के ज़रिए मैं लाखों लोगों तक पहुंचूंगा। वो मैं पहुंचा। सब मुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसकी अपनी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। लाखों लोगों का प्यार मुझे मिलता है। मैं बेहद अभिभूत हूँ। मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस करता हूँ। लेकिन कुछ कविताएं आपकी ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कुछ पाना था। देखिए, कविताओं में क्या होता है कि आप एक कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता के बिना तो कविता खैर नहीं रची जा सकती। सिर्फ यथार्थ का प्रस्तुतिकरण नहीं है। एक बेहतर जीवन और बेहतर दुनिया का सृजन आप करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सृजन आप अपने लिए ही करते हैं। वो सृजन तो आप पूरे समाज के लिए करना चाहते हैं। एक साहित्यकार जो है सिर्फ अपने लिए सृजन नहीं करता, वो हमेशा समाज को एक पूरी बड़ी जिंदगी का एक विराट रूप देख के सामने कुछ रचना करता है। लेकिन हमारी जो कविताएं हैं उसमें आपको रोशनी दिखेगी, उसमें ऊष्मा दिखेगी, उसमें आशावाद दिखेगा। जैसे आप देखिए कि धुंध के उस पार देखा कीजिए, रोशनी की धार देखा कीजिए, हाथ दिखते हैं सभी के एक से, हाथ के हथियार देखा कीजिए। क्या बात है जरूरी दूरियों पर सोचना, खुद की भी रफ्तार देखा कीजिए। बहुत बढ़िया। फिक्र दुनिया की जरूरी है मगर अपना भी घर बार देखा कीजिए। तो हमेशा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो आंख सूरज से मिलाकर देखिए, लौ सितारों से लगाकर देखिए, इन सुरंगों की कहीं सरहद भी है, दूर तक नजरें उठाकर देखिए। तो ये जो लाइनें हैं, मेरी पोइट्री भरी पड़ी है। ये तो प्रेरणास्पद हो गई। हाँ, ये भरी पड़ी है जिसमें आपको हमेशा रोशनी की तरफ आप देखते हैं। हमेशा हम कभी निराशा की तरफ, अंधकार की तरफ नहीं देखते। कुछ गुनगुनाते थे तो हमें लगता कि शायद एक अंदर का जो कवि है वो मचल उठा है। आँखों में इकरार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है। क्या बात, क्या बात। जो युवा समाज आज सड़क पर है, अपनी राहें तलाश रहा है, अपने भविष्य को ढूंढ रहा है, वो भी चाहता है कलेक्टर बन जाए, वो भी चाहता है कि सरकारी महकमे में ऐसी जगह मिले जहां हम कुछ कामयाबी के अवसर पाए। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? बहुत कठिन परीक्षा है, तो मैं सभी ऐसे बच्चों से जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि वो पूरे मनोयोग लगन से, एक प्रोफेशनल प्रिपरेशन इसकी होती है तो घर में बैठ के इसकी तैयारी ना करें। एक बार मुझे लगता है कि दिल्ली जाके जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल जो सेंटर्स हैं, उनसे एक मार्गदर्शन जरूर ले लें। उसके बाद पढ़ाई लिखाई कम से कम 8 घंटे पर डे उनको पढ़ना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। और जो उनका सबसे मजबूत पक्ष है, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए या हिंदी मीडियम में परीक्षाएं देनी चाहिए, तो मैं हिंदी बेल्ट के जो सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी भाषा में जाएं, उसमें तैयारी करें और अच्छा लिखें, अच्छा सोचें, नोट्स बनाएं और कठिन परिश्रम करें और ये मान के चलें कि अगर आप में प्रतिभा है
और आप सच्चे हृदय से उस लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, नींद अपनी छोड़ रहे हैं, अपना आराम छोड़ रहे हैं, सुख चैन त्याग कर रहे हैं, एक तपस्या है ये एग्जाम। ये शौक नहीं है कि हमें शौक हुआ आईएएस बनने का और हम उठ गए और हमने पढ़ाई कर ली और हो गया। ये एक बहुत बड़ी साधना है। अगर हम उसमें कामयाब होते हैं और आप अपने बेस्ट वेपन्स के साथ जाएं, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप उसी सब्जेक्ट को लें, किसी के कहने से ना लें। जिस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो मीडियम में दें, लेकिन इसका कोई चूंकि सिलेबस नहीं है, कोई सीमित बुक्स नहीं है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उस तैयारी के साथ जाएं और हारने से ना डरें। हो सकता है कि आपको एक दो प्रयास में सफलता ना मिले, तो निराश ना हो, वो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। आपकी नाकामी जो है कामयाबी के नए अध्याय लिखेगी। आप अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहेंगे? किसी का बनाने से कोई कुछ बनता नहीं है। तो मेरे पिताजी मुझे कुछ बनाना नहीं चाहते थे, बस वो मुझे बताते थे कि देखो मैं तो गांव का था, तो मेरे पास तो कोई ज़्यादा कुछ था नहीं। मैं जब भी गांव से बाहर निकला, इलाहाबाद निकला, तो मुझे लगता था कि भाई इलाहाबाद ही बहुत अच्छी जगह है। फिर वहाँ से दिल्ली गया तो लगता है दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। फिर मुझे लगता है दिल्ली में हमेशा तो रहा नहीं जा सकता, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लेकिन गाँव लौटा नहीं जा सकता, खासतौर से वहाँ रहना नहीं है। पढ़ लिखने के बाद तो कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने बच्चों को हमेशा कहा कि भाई देखो अभी तुम्हारे पास वक्त है। हमारी बेटियां जो है, हमने कहा भाई तुम सिविल सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम कुछ और बेहतर कर सकते हो तो तुम और कुछ बेहतर कर सकते हो। ढेर सारे युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं आप, बहुत सारे लोग आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इसलिए ये सवाल पूछा। कहते हैं कि बेटियां पापा पे नाज करती हैं। नाज तो वो करती हैं, क्योंकि हमारी बेटी जो है अभी किताब पिछले साल जनवरी में आई, तो मैं यहाँ था दिल्ली पुस्तक मेले में, वो गई, उसने बुक स्टॉल पे वो किताब उसको दिख गई, तो वहाँ से उसने एक फ़ोटो भेजी, माई पापा इज़ माई हीरो, उस पर मेरी फ़ोटो थी किताब पे। तो हमेशा पेरेंट्स पे तो हमें नाज होना ही चाहिए, क्योंकि हम जहाँ होते हैं उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बेटियाँ तो मुस्तकबिल हैं हिंदुस्तान का भी और हर किसी परिवार का। सचमुच भाग्य को बढ़ाती हैं बेटियां, सौभाग्य को लाती हैं बेटियां। कहते हैं जहां चाह वहां राह। डॉक्टर साहब ने चाहा और इन्हें राहें आसान दिखने लगी। डॉक्टर साहब चलते चलते अपने मन की बात जो कहना चाहे सभी सुनने वालों से, क्या कुछ हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी श्रोताओं से कि आप अपने जीवन को, अपने आसपास के परिवेश को बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी जिए और खुश रहिए। हम सभी लोग जीवन भर चिंताओं में डूबते उतराते रहते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, सबसे पहले तो उसके लिए अपनी तकदीर का, ईश्वर का धन्यवाद दें। प्रसन्न रहें, शांति और सुख को अपनाएं, अपने परिवेश को बेहतर करने की कोशिश करें, साफ सफाई रखें, मन को जो है अच्छा करें, अच्छी बातें सीखें, दूसरों का नुकसान ना करें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। कोई एक आपका कंट्रीब्यूशन जो छोटा भी है वो भी हमेशा सभ्यता के इतिहास में दर्ज होता है। तो और जो बच्चे हैं जिनको आगे जाना है वो अपने बारे में ज़रूर सोचें, लेकिन साथ साथ ये भी सोचें कि वो अपने समाज और अपने देश के लिए क्या करने वाले हैं। जब भी वो बड़े होंगे, जब भी कोई नौकरी करेंगे या किसी खास सामाजिक दायित्व का निर्वाह करेंगे, तो क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा हमारे देश को अभी विकसित होना है, हमें जो विकसित देश हैं उनकी कतार में जाना है, तो अपने शौक को ज़रूर पूरा करें, खुश रहें, शांत रहें और अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन के साथ आप बहुत अच्छा इस देश को, इस समाज को, अपने प्रदेश को हम सभी लोग अच्छा बनाएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग आपको देख के, आपसे मिल के उनको खुशी मिले, आपके बारे में कहें कि नहीं अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। यही कमाई अंत में आपके साथ चाहती है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जो कुछ भी बनना चाह रहे हैं जीवन में, जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें, हार्डवर्क करें, निश्चित तौर पे कामयाबी आपके हाथ लगेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य समय निकाला और आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए, इसके लिए पूरा आकाशवाणी परिवार आपका कृतज्ञ है। आपको एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आकाशवाणी परिवार लखनऊ का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सभी श्रोताओं से मुझे रूबरू कराने के लिए। तेरी यादों के काफिले मेरी राहों से आ मिले, तेरी यादों के काफिले मेरी राहों से आ मिले, यूं
ही चलते रहे उम्र भर तेरी चाहत के सिलसिले, तेरी यादों के काफिले मेरी राहों से आ मिले, यूं ही चलते रहे उम्र भर तेरी चाहत के सिलसिले, तेरी यादों के काफिले मेरी राहों से आ मिले। फुर्सतों की नजर हो गई, जो थी बेचैनियां वक्त की, जिंदगी मुस्कुराती रही, दर्द के आसमानों तले, जिंदगी मुस्कुराती रही, दर्द के आसमानों तले, यूं ही चलते रहे उम्र भर तेरी चाहत के सिलसिले, तेरी यादों के काफिले मेरी राहों से आ मिले। फिजा भर रही, ये हवा भी महकने लगी, रंग फिर से फिजा भर रही, ये हवा भी महकने लगी, हो गई फिर जवां हसरतें, आरज़ू के दिए फिर जले, हो गई फिर जवां हसरतें, आरज़ू के दिए फिर जले, यूं ही चलते रहे उम्र भर तेरी चाहत के सिलसिले, तेरी यादों के काफिले मेरी राहों से आ मिले, तेरी